हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग लर्निंग विद A2 इंग्लिश क्लास बाय सुमित सर। हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और हम आपको इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं एक गुरु मंत्र के साथ। जो हमारा गुरु मंत्र है कि अब की बार नौकरी आपके द्वार। ठीक है, तो पहले हमें कुछ पॉइंट को समझना होगा इंग्लिश पढ़ने से पहले। तो पहला पॉइंट है हमारा कि कौन कौन हमारी क्लास ले सकता है, मतलब किसको हमारी क्लास पढ़नी है। तो पहले आता है कि जो कोचिंग पहली बार कर रहा है। ठीक है, जो भी बच्चा पहली बार कोचिंग कर रहा है वो हमारी क्लास को अटेंड कर सकता है। और जो इंग्लिश बेस्ड जॉब में सिलेक्शन लेना चाहता है, मतलब उसको वो जॉब चाहिए जिसमें इंग्लिश आती है, वो भी हमारी क्लास को अटेंड कर सकता है। और जो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है वो हमारी क्लास को अटेंड कर सकता है। और जो यूट्यूब पर भटक रहा है और इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, हमारी क्लास को वो बच्चा भी अटेंड कर सकता है जिसने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख ली हैं और उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, और जो किसी भी पेपर में फेल हो चुका है। तो सॉरी टू से बट कहना तो पड़ता है कि जो किसी भी पेपर में फेल हो चुका है वो भी हमारी क्लास को अटेंड कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आप मेरे साथ मिलकर बैच में क्या क्या सीखेंगे हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप कौन कौन से एग्जाम देने योग्य हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इंग्लिश पढ़कर कौन कौन से एग्जाम देने योग्य हो जाएंगे। तो पहले हम एग्जाम्स की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं एसएससी की। ठीक है, तो एसएससी में हम पहला एग्जाम है हमारा CGL, फिर है CHSL, स्टेनो, MTS, CPO, ETC। ये एग्जाम एसएससी के थ्रू होंगे। फिर बैंक एग्जाम की अगर हम बात करें तो बैंक में आता है हमारा SBI PO, क्लर्क और IBPS ETC एग्जाम। ये बैंक से रिलेटिव एग्जाम्स हैं। फिर हम बात करते हैं डिफेंस एग्जाम्स की। तो डिफेंस में आता है आपका CDS का और NDA और एयरफोर्स। इसमें ग्रुप X, ग्रुप Y, ग्रुप XY और FCAT, इन एग्जाम को देने योग्य हो जाओगे आप। और टीचिंग एग्जाम की अगर हम बात करें, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में भी इंग्लिश आती है, तो PRT यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए हो जाता है, TGT के लिए, PGT के लिए, टैट और सुपर टैट। सुपर टैट में भी कंपलसरी इंग्लिश होती है। और केंद्रीय विद्यालय, देखिए जब केंद्रीय विद्यालय का होता है उसका फर्स्ट पेपर आता है, उसमें जनरल इंग्लिश आती है जो सभी के लिए कंपलसरी होती है, वो आप देने योग्य हो जाओगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्टेट्स। जो स्टेट्स लेवल के एग्जाम होते हैं उनकी हम बात करें तो देखिए हर एक स्टेट का अपना अपना एक क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली का DSSB है। ठीक है, उसको आप देने के लिए रेडी हो जाओगे। और यूपी में हाई कोर्ट में इंग्लिश आती है, पैट में इंग्लिश आती है और अग्निवीर में इंग्लिश आती है। तो इतने एग्जाम्स को आप देने योग्य हो जाओगे इंग्लिश की क्लास पढ़ने के बाद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि इन सभी जो एग्जाम्स हैं उनका सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि बिना सिलेबस को समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस जो है ना, यहाँ पे हमने सिलेबस को बांटा है 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहला होता है हमारा ग्रामर। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको और कैसा आपका सिलेबस रहता है, क्या आपके किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, देखिए एरर बेस्ड आते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें एरर फाइंड करवा सकता है वो। और फिलर्स आते हैं, फिलर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब फिलर गैप करके दे देता है, उसको आपको फिल करना होता है। ठीक है, फिर आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पोर्शन होता है, इसमें सेंटेंस दे देगा और आपको एक पोर्शन में इंप्रूवमेंट कराएगा कि इसमें क्या गलती है, आपको इंप्रूवमेंट करना है उसमें। ठीक है, इंप्रूव करना होता है उसको। फिर आपको वॉइसेस पढ़ना होता है, नरेशन पढ़ना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, और क्लाउज बेस्ड। ठीक है, ये सब आपको पढ़ेंगे और जो भी रह गया मतलब सारा हम इसमें पढ़ेंगे ग्रामर में। दूसरा होता है हमारा वोकेबलरीज। ठीक है, वोकैब पोर्शन। तो वोकैब पोर्शन में हमें क्या पढ़ना है, स्टडी करेंगे हम सिनोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, इडियम्स फ्रेजेस के बारे में और स्पेलिंग्स। हम ये सारा हमारा क्या होता है, वोकैब का पोर्शन है। और मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो हमारा वोकैब रहेगा वो क्लास के साथ साथ चलेगा। ठीक है, पहले हम आपको ग्रामेटिकल पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो भी टाइमिंग डिसाइड होगा, सपोज दैट जैसे हमारी 1 घंटे की क्लास चल रही है तो 40 मिनट हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे और 20 मिनट हम आपको रोज वोकैब की यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे। तो वोकैब वाला पोर्शन जो है आपका ग्रामर के साथ चलेगा। थर्ड पोर्शन होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंशन होता है हमारा, या इसको रीडिंग पोर्शन भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है।
ठीक है, जिसको अनसीन पैसेज भी बोल देते हैं, मतलब आपको एक पैसेज दिया होगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, वो आपको उसमें से छांट कर लिखने होते हैं, ठीक है। और क्लोज टेस्ट आता है और पैराजम्बल्ड, इस टाइप का ये हमारा रीडिंग पोर्शन में होता है। और खास करके देखिए रीडिंग जो पोर्शन होता है ना, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो थोड़ा सा ठीक होता है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का काफ़ी वीक होता है। और ये पोर्शन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस पर सब लोग बहुत कम काम कराते हैं। ज़्यादातर किस पे काम करते हैं, वो ग्रामर पे काम करते हैं और वोकैब पे काम करते हैं, जबकि ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिस पे बहुत कम काम किया जाता है। तो इस पे हम सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं, क्योंकि ये अच्छे नंबर हम इससे गेन कर सकते हैं अगर ये हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सवाल, देखिए सबसे पहले हम आपको जो प्रश्न मतलब जो भी क्वेश्चन आपके मन में उठेंगे हम उनका पहले ही आंसर देंगे, क्योंकि जब क्लास चलेगी ना तो बीच में ऐसा नहीं कि आप डिस्टर्ब करें, बार बार पूछें, वो सही नहीं होता, डिस्टर्बेंस ठीक नहीं होता क्लास के बीच में। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कोर्स ड्यूरेशन कितना टाइम का हमारा कोर्स रहने वाला है। तो कोर्स जो रहेगा हमारा वो लगभग हमारा 4 से 5 मंथ में हम उसको कंप्लीट करा देंगे कोर्स को, ठीक है। इंग्लिश के कोर्स को हम इतने ही मंथ्स में कंप्लीट करा देंगे। अब हमारे आपके मन में आता है क्वेश्चन कि हम नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। तो नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, तो देखिए जो क्लास में आप यहाँ पे पढ़ोगे उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, और घर जाके आप जो हमारी वीडियो होगी, रिकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देखना है आपको और नोट्स पढ़ना है, और दोनों को मिलकर आपको हाथ से लिखकर नोट बनाने हैं, ठीक है। अगर याद रखना, जिसने भी हाथ से लिखकर नोट्स बना लिए ना वो जिंदगी में कभी भी इंग्लिश को नहीं भूलता, क्योंकि वहां पे हम अपने ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम अपनी तरह से लिखते हैं, हर एक का लिखने का स्टाइल अलग होता है। इसलिए आपको क्या करना है, पीडीएफ देखनी है, और पीडीएफ के बाद फिर आपको वीडियो देखनी है और दोनों को मिलाकर नोट्स बनाने हैं, खुद लिखने हैं, ठीक है। फिर हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि लेवल कैसा रहने वाला है, ठीक है, जो हम पढ़ाएंगे उसका लेवल। तो लेवल की बात करते हैं हम, तो लेवल जो है ना हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब जीरो से शुरू करेंगे, और बेसिक से धीरे 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 कर हम कहाँ जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो जो न्यू है उनके लिए भी क्लास यूजफुल रहेगी, और जो बच्चे ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल रहने वाली है क्लास, ठीक है। अब इसमें जो है ना लेवल दोनों का रहेगा, प्री का भी रहेगा, ठीक है, और मेंस दोनों का लेवल का हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं अगर क्लास मिस हो गई तब क्या करना है आपको। देखिए अगर आपकी क्लास मिस हो गई ना तो आपको रोज रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, आप घर जाकर देख सकते हैं उसको, मतलब अगर आप नहीं आए हैं तो आप घर पर आकर जहां भी अगर आप कहीं भी गए हुए हैं तो आप उसको देख सकते हैं, जो भी क्लास आपकी मिस हो चुकी है, ठीक है। फिर आपका स्टडी पैटर्न, अब हम बात करते हैं, देखिए हमारा स्टडी पैटर्न कैसा रहने वाला है, हम कैसे पैटर्न पे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो देखिए बात करते हैं, हम तो टॉपिक्स वाइज स्टडी कराएंगे, ठीक है, टॉपिक्स वाइज पढ़ाएंगे, और टॉपिक समाप्त होते ही उसकी प्रैक्टिस और टेस्ट होगा, ठीक है। जो भी टॉपिक हो गया टॉपिक वाइज, जैसे सपोज दैट हमने नाउन पढ़ा रहे हैं तो नाउन को पूरा कंप्लीट किया, कंप्लीट कराने के तुरंत बाद हमें क्या करना है, उसका टेस्ट कराना है यहाँ पे, ठीक है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, या हमने आपको पढ़ाया वो आपको कितनी समझ में आया, ठीक है, कितना समझ में आया। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा इंग्लिश है क्या, ठीक है, और कहां से इंग्लिश आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश इज ए वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज that is originated in इंग्लैंड, ठीक है। देखिए समझिए इंग्लिश जो है ना एक बेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है, और जो ओरिजिनेटेड हुई थी कहाँ पर, इंग्लैंड में। इसको मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि इंग्लिश क्या है तो आप बताएंगे उसको कि ये बेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है, और ये कहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। और देखिए इट सर्व्स एज ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका मीनिंग, देखिए ये एक लिंगुआ फ्रैंका की तरह सर्व करती है। मतलब लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या होता है वो समझेंगे आप। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है कि
इट इज ए कॉमन लैंग्वेज फॉर communication between people who do not share same नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, देखिए ये जो है ना एक ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि देखिए दुनिया के उन लोगों के लिए है कि जिनकी लैंग्वेज सेम नहीं होती है। जैसे हमारी लैंग्वेज कुछ और है और जो अगर दूसरी कंट्री देखें तो उसके जो वहाँ पे पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबके लिए कॉमन होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, इसको बोला गया है। अब हम बात करते हैं इसको, इसके फादर किसको मानते हैं। ठीक है, किसको इसके फादर माना जाता है, तो जियोफ्रे चौसर is often considered the father of English। अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश तो आप बताएंगे जियोफ्रे चौसर को कंसीडर किया गया कि फादर ऑफ इंग्लिश। तो आपसे यहां से क्या समझना है आपको कि इंग्लिश जो है एक बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है और ये कहां पे, इसकी उत्पत्ति कहां पे हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। और ये एक ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका का मतलब एक ऐसी भाषा है जिसको ये सबके लिए कॉमन है, मतलब किसी भी देश का इसको कोई भी बोल सकता है। ठीक है, और इसके फादर कौन है, जियोफ्रे चौसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपको शुरू करते हैं मेन पॉइंट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश अभी हमने आपको बताया कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और देखिए किसी भी लैंग्वेज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, साउंड की। किसकी जरूरत पड़ती है, साउंड। ठीक है, साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ए बी सी, ये क्या है हमारा साउंड, यानी कि ध्वनि तो है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब किसी भी हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सिंबल की पड़ती है। किसकी पड़ती है, सिंबल्स की। सिंबल क्या होते हैं, अब सिंबल क्या होते हैं, जैसे हमने मान लीजिए ये क्या है हमारा ए, ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, बी ये क्या है, सिंबल है। और सिंबल को ही हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। सिंबल को हम लेटर कहते हैं। देखिए किसी भी भाषा को बोलने के लिए साउंड की जरूरत होती है और साउंड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम सिंबल से करते हैं, कोई भी एक चिन्ह से करते हैं। सिंबल को क्या कहते हैं, हिंदी में चिन्ह कहते हैं। और चिन्ह क्या होते हैं, इनको ही हम लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, लेटर। अब हम बात करते हैं, देखिए इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। अब इन जो 26 लेटर है ना, तो 26 लेटर जो इंग्लिश के लेटर हैं, 26 लेटर्स, इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, इसको हम अल्फाबेट कहते हैं। अब अल्फाबेट जो होता है ना, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। समझते रहना यहां से सही से, इंग्लिश को जो अल्फाबेट है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। पहला तो होता है हमारा वोवेल। क्या होता है, वोवेल्स। ठीक है, वोवेल्स क्या होते हैं हमारे, 5 होते हैं। और एग्जाम्पल हम समझेंगे कौन कौन से होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और दूसरे हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 21। 26 में से 5 घटाए कितने बचे, 21। ठीक है, और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए रिमेनिंग लेटर्स, मतलब इन्हें छोड़कर जो भी बचा वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। जैसे बी हुआ, शी हुआ, डी, जो भी बचा, और जेड तक जितने बचे वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। अब हम बात करते हैं, ये जो है ना, चाहे वो वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, ये क्या करते हैं, अलग अलग साउंड निकालते हैं। क्या करते हैं, ये साउंड निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो वोवेल जो है हमारे 20 साउंड निकालेंगे। ये कितने निकालेंगे, 20 साउंड्स निकालते हैं ये। और ये जो होते हैं ना हमारे कॉन्सोनेंट, ये हमारे 24
4 साउंड्स निकालते हैं, साउंड्स निकालते हैं। अब साउंड्स के लिए मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड्स, साउंड्स का एग्जाम्पल्स। देखिए मैंने 3 वर्ड यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखिए मैं यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स के लिए लिख रहा हूं। पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा यहां पे फाइन, ठीक है, क्या लिखा, फाइन, सही से समझते रहना ना, ठीक है, फाइन। दूसरा मैंने लिखा, सॉरी, सर्कल, सर्कल। और तीसरा मैंने लिखा यहाँ पे हिट, क्या लिखा, हिट। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको आप समझिए, साउंड कैसे निकालते हैं। देखिए जो आई है ना यहाँ पे, इसको क्या पढ़ा, फाइन, यानी कि आई पढ़ा इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा सर्कल, तो ये जो आई है ना यहाँ पे, ये किसका साउंड निकाला है, आ का, सर्कल। और यहाँ पे मैंने लिखा इसको हिट, ये काय का साउंड निकाला है, ई का, हिट। तो कहने का मतलब है कि देखो 3 मैंने यहाँ पे क्या लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, ठीक है, वर्ड्स लिखे हैं। तो आप इसको समझ लो, यहाँ पे भी आई है, ये आई का साउंड निकाल रहा है, यहाँ पे भी आई है, ये आ का साउंड निकाल रहा है, और यहाँ पे भी आई है, ये ई का साउंड निकाल रहा है। तो साउंड का मतलब होता है कि एक एक लेटर कई कई साउंड निकाल सकता है। अब देखिए ये तो हो गए हमारे किसके, वोवेल के साउंड। अब हम किसको समझेंगे, कॉन्सोनेंट के साउंड। जैसे ये सी है, सर्कल, तो ये जो सी है हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, सा का साउंड निकाला। और सर्कल, इस वाली सी को हम क्या पढ़ रहे हैं, का, तो इसने क्या का साउंड निकाला, का। तो ये क्या निकालते हैं, साउंड। तो टोटल मिला के जो इंग्लिश के अल्फाबेट है, कितने साउंड निकाल रहे हैं, ये टोटल मिला के निकालते हैं, ये 44 साउंड निकालते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि वोवेल 20 साउंड निकालता है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो हमारे 24 साउंड। और साउंड निकालते कैसे हैं, इसका मैंने एग्जांपल समझा दिया इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटर की। तो लेटर क्या होता है, ये बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, इंग्लिश का। अब देखिए हम बात करते हैं, अगर हम आगे चलें, तो अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, यहां से हम इसको देखेंगे, समझेंगे फिर, ठीक है। देखिए ये क्या है, हमारा लेटर। मैंने यहां पे फिर लिख दिया दोबारा से, सबसे लेटर, ठीक है, यहां से देख लेना आप इसको, लेटर। सबसे ये क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है किसका, इंग्लिश का बेसिक यूनिट क्या होता है, लेटर होता है। अब जब कई सारे लेटर एक साथ मिलते हैं ना, तो फिर क्या बनता है, वर्ड, क्या बनता है, वर्ड, ठीक है। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन क्या होगी कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स which has a meaning, जिसका कोई मतलब होता है। मतलब क्या होता है, वर्ड किसे कहते हैं भाई, वर्ड किसको कहते हैं, लेटर, यानी कि अक्षरों का वह समूह जिसका कोई मतलब होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा, देखिए कार, CAR, कार, ये क्या हो गया, हमारा वर्ड हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ARC, तो क्या ये वर्ड है या नहीं है, नहीं, ये वर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका कोई मतलब नहीं है। जबकि क्या है, ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है, लेकिन ये वर्ड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड कौन सा होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर और जिसका कोई मतलब होना चाहिए, वो क्या होता है, हमारा वर्ड होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड के बाद हमारा आता है सेंटेंस। क्या आता है, सेंटेंस। अब सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसको जरा अच्छे से समझना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वाक्य। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर and complete or logical meaning, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे यहां से अभी। देखो इसके अच्छे से समझना सेंटेंस को, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का मतलब होता है
देखिए मैंने यहाँ लिखवाया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का वह समूह, विच हैज, जो रखता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जिसका एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कहाँ सब्जेक्ट आ रहा है, कहाँ वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट है या वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है नहीं है, ठीक है। एंड कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग, उसका कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग भी होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। सही बात है ना, ये ग्रामेटिकल भी करेक्ट है और लॉजिकल भी, ठीक है, इसका मतलब भी है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सेंटेंस क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई ईटन द फूड। अगर हम इसकी बात करें सेंटेंस की, आई ईटन द फूड, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, ये ग्रामेटिकल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हैव आना चाहिए था, ठीक है, तब ये करेक्ट होता। तो ये क्या ग्रामेटिकली क्या है, ये करेक्ट नहीं है। अब हम सेंटेंस और लिखते हैं। मैंने कहा कि आई एम हेयर, एक सेंटेंस मैंने लिखा आई एम हेयर, मैं यहां हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा आई एम देयर, मैं वहां हूं। अब मुझे ये बताइए इन सेंटेंस में कौन सा सही है, आई एम हेयर सही है या आई एम देयर सही है, ठीक है, बताइए कौन सा सही हो सकता है। देखिए इसमें जो सही है ना, आई एम हेयर, भाई कोई भी बोलेगा तो यही तो कहेगा मैं यहां हूं, ये सही बात है। अब मैं आपसे बोलने लगूं कि आई एम देयर, मैं वहां हूं, तो ये सेंटेंस लॉजिकली गलत है। क्या है, लॉजिकली ये गलत है सेंटेंस, ये करेक्ट नहीं है। जबकि ग्रामेटिकल देखोगे तो बिल्कुल सही है, आई मिस मैं, एम मिस हूं, देयर मिस वहां, मैं वहां हूं। अब आपको देखो ये वाला सेंटेंस आपके लिए थोड़ा सा नया लगेगा आपको, ठीक है, इसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये सेंटेंस क्या लॉजिकली गलत है। तो इस टाइप के सेंटेंस भी आपको डीपली अभी हमको इसको पढ़ाएंगे सेंटेंस को। अब हम बात करते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेंटेंस के बाद में क्या आता है, सेंटेंस के बाद में आता है हमारा पैराग्राफ। क्या आता है, पैराग्राफ, ठीक है। अब पैराग्राफ क्या होता है, तो आपको पता है कि अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, फिर वही विच हैज करेक्ट मीनिंग, ठीक है। अब देखिए जब सेंटेंस को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा पैराग्राफ मिलता है, ठीक है। कोई भी स्टोरी छोटे छोटे पैराग्राफ में आपने देखा होगा 2-3 लाइन का होता है, वो क्या होता है, हमारा पैराग्राफ होता है। अब उसके अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं हम, ठीक है। और पैराग्राफ क्या हो सकता है, ये कम से कम ये मान के चलिए 2-3 लाइन से ज्यादा का भी हो सकता है। जैसे आई शा आ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, फिर मैंने लिखा कि मैंने लिखा डेट वाज ब्लैक, वह काला था, ठीक है। इस टाइप से मतलब ये क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, इसको क्या बोलते हैं हम, पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जब कई सारे पैराग्राफ, अब पैराग्राफ के बाद फिर सबसे लास्ट में आती है हमारी स्टोरी। क्या आती है, स्टोरी। स्टोरी को क्या कहते हैं, कहानी, ठीक है। अब कहानी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ्स का ग्रुप क्या होता है हमारा, वो होती है स्टोरी, ठीक है। तो हमारी इंग्लिश कहाँ से शुरू हुई थी, सबसे पहले हम बात करते हैं। हमने बताया था आपको कि सबसे पहले इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साउंड से करते हैं। और साउंड को कैसे करते हैं, कोई भी सिंबल लिखकर। सिंबल क्या होता है, जैसे ABC, और सिंबल को हम क्या कहते हैं, लेटर। लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26। और लेटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक होता है हमारा वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल होते हैं हमारे 5,
ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बाकी सब क्या होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल साउंड निकालते हैं 20 साउंड निकालते हैं, और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, होते कितने हैं कॉन्सोनेंट, 21 होते हैं, और ये साउंड कितने निकालते हैं, 24 निकालते हैं। तो टोटल मिला के कितने साउंड्स निकालते हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है, होते कितने, 26 होते हैं, साउंड निकालते हैं 44, यानी कि 44 ये साउंड्स निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि लेटर को मिला के बनता है वर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, विच हैज अ मीनिंग, जिसका कोई मतलब होता है, उसको हम क्या कहते हैं, शब्द। फिर उसके बाद हमने बात करी थी सेंटेंस की, तो सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई एक लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। फिर हमने बताया था कि जब कई सारे सेंटेंसेस एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ के मिलने से क्या बनती है, स्टोरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इट्स एनफ फॉर टुडे, और मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।